जाता है। लेटेस्ट से ये पीवी ग्राफ है। जब भी मैं एक डॉट रखता हूं उसका मतलब एक प्रेशर और एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। टेम्परेचर भले इस ग्राफ में ना दिख रहा हो, पीवी बनाया मैंने, मगर वो एक खास प्रेशर एक खास वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग एक खास टेम्परेचर भी होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता हुआ एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, ऐसे मैं जितने भी डॉट बताता हूं वो हर डॉट एक नए प्रेशर, नए वॉल्यूम और नए टेम्परेचर को डिनोट करता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इन सारे डॉट के रास्ते गैस के अंदर बदलाव हुए हैं, जब मैं कहता हूं ग्राफ का रास्ता, तो ग्राफ का रास्ता मतलब एक खास प्रेशर वॉल्यूम के बदलाव को डिनोट करना हो गया कि इन प्रेशर वॉल्यूम बदलाव के जरिए गैस के अंदर बदलाव हुए हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इन सारे डॉट के जरिए गैस के अंदर बदलाव हुए हैं, तो ये एक फॉरवर्ड प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है, वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि गैस के अंदर मैं फिर से बदलाव करना चाह रहा हूं, और बदलाव ऐसे कि वही प्रेशर, वही वॉल्यूम, वही टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड साइकिल के लिए यानी फॉरवर्ड ग्राफ के लिए जैसे जैसे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बदलाव के साथ मैं ग्राफ को आगे ले गया था, उन्हीं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ मैं वापस ले आऊं। तो ये एक आइडियल डिस्कशन है, ऐसा प्रैक्टिकली करना संभव नहीं होते। तो ऐसे ही एक आइडियल डिस्कशन को कि जिस रास्ते ग्राफ गया है फॉरवर्ड में, उसी रास्ते ग्राफ वापस आ जाए, या पहले बैक गया था बाद में फॉरवर्ड आ जाए। अगर ऐसा संभव हो तो ये एक आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो जब मैं कह देता हूं आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली संभव नहीं है ना। तो आइडियल केस या प्रोसेस कैन बी रिवर्स थ्रू द एग्जैक्ट पाथ इन द कर्व। तो एग्जैक्ट पाथ इन द कर्व से मतलब कि वही प्रेशर वॉल्यूम वैल्यू के साथ जैसे फॉरवर्ड वेरिएशन हुआ था, उन्हीं प्रेशर वॉल्यूम के साथ रिवर्स वेरिएशन अगर हम गैस के अंदर कर पाए तो ग्राफ ऐसा बनेगा, जाने वाला आने वाला। जनरली प्रैक्टिकल सेंस में जब भी कोई ग्राफ रिवर्स होता है तो वो किसी ना किसी अलग रास्ते वापस आता है। ये नॉन आइडियल है, तो फिर ये रिवर्सिबल भी नहीं है। रिवर्सिबल कहां है? क्या उसी रास्ते ग्राफ लौटा है क्या? प्रैक्टिकल सेंस में जब भी कोई ग्राफ पीवी बनाया जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिवर्स डायरेक्शन में वो कुछ ना कुछ रास्ते से भटक जाता है प्रैक्टिकल सेंस में। और ये रास्ते का भटकना एक रिक्वायरमेंट है नेचर में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस रास्ते पीवी वेरिएशन हुआ हो उसी रास्ते पीवी वेरिएशन रिटर्न लौट आए, नहीं हो सकता। इसका मतलब नेचर में जो प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे हैं? इरिवर्सिबल। और हम बात कर रहे हैं एक आइडियल प्रोसेस की, कि अगर ऐसा हो जाए तो वो इरिवर्सिबल कहलाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है उसके कारण है ना। तो उसके कारण क्या है कि यार नेचर में पहली बात तो यह कि जो हमारा पिस्टन होता है उसको प्रेस करने के दौरान और वापस लाने के दौरान उसके अंदर फ्रिक्शन काम करता है। दूसरी बात, जैसे हम मान लिया हीट निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट के कंडीशन अलग होते हैं। जब हीट एक्सचेंज इन का प्रोसेस होगा तब इन्वायरमेंट कंडीशन अलग होगी, है ना। तो कुल मिला के यार, क्योंकि यार सराउंडिंग हमारे फेवर में वैसी ही नहीं हो सकती जैसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते समय थी। पिस्टन हमारे अंदर, जैसे पिस्टन में जब अवगडन कर रहे थे तो मैं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन के दौरान डिसिपेशन चल रहा था। जब ऊपर जा रहा था तो क्या रिवर्स डिसिपेशन जैसी कोई चीज होती है क्या? कि जैसे हम हाथ रगड़े तो हीट निकलती है, तो हाथ में क्या करें कि हीट फिर से एब्जॉर्ब करने लगे? ऐसा कोई प्रोसेस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। और क्योंकि ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो हम किसी आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे? हमने एक नाम दिया था यार, क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक क्या प्रैक्टिकल प्रोसेस है? क्वासी स्टैटिक हमने कहा था कि गैस के अंदर जो भी बदलाव चल रहे हो पूरी गैस के ऊपर नीचे तक एक जैसे हो, पिस्टन में कभी एक्सेलेरेशन ना आए, तो उन सब के तहत हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है। तो जब थर्मोडायनेमिक्स हमारी प्रैक्टिकल नहीं है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस भी प्रैक्टिकल संभव नहीं है। तो अगर हम कोई रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट कराएंगे तो इसका मतलब फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि दुनिया के सारे प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होते हैं, तो वो क्वासी स्टैटिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस कराना चाहे तो क्या जरूरी है? उसके लिए क्या जरूरी है कि सेम एनवायरमेंट कंडीशन होना चाहिए हर इंस्टेंट पे। हर इंस्टेंट पे यानी जिस समय कोई प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वैल्यू तो उस समय सराउंडिंग की जो कंडीशन थी वही कंडीशन रिवर्स में लाना ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। और दूसरा, लॉसेस ऑफ एनर्जी होने की वजह से भी रिवर्सिबल प्रोसेस अचीव नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों चीजें हो
तो रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें फॉलो नहीं होती यार, क्या नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। या हम सेम एनवायरमेंट कंडीशन भी नहीं बता सकते, तो इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होना एक आइडियलाइज्ड मॉडल है। इरिवर्सिबल, हाँ इरिवर्सिबल होना, यानी इसको जैसे हम इस प्रोसेस को कहें तो ये कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों हो गया? क्योंकि सेम रास्ते प्रोसेस वापस नहीं आया। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होना संभव है ना? क्योंकि दुनिया में लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन होते हैं, विस्कोसिटी होती, इन सब कारणों से इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल दिया। सोचा एक कंटेनर के अंदर आधे हिस्से में एयर भरी है और आधे हिस्से में वैक्यूम है। हम अगर यहां से ये पर्दा हटा दें तो क्या होगा? गैस वैक्यूम वाली जगह को अचीव कर लेगी। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो खाली जगह, लेकिन क्या हम उल्टा कर सकते हैं कि पर्दा लगाएं और गैस वापस वहां चला जाए? तो ऐसा संभव ही नहीं है। इसका मतलब बहुत सारी फिनोमेना ना केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, उनको रिवर्स किया नहीं जा सकता है ना? इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हम लोग पास्ट में कभी नहीं जा सकते, फ्यूचर में जा सकते, पास्ट में कभी नहीं जा सकते। वो मतलब थोड़ा सा आगे की बात हो गई। तो ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेके कभी चर्चा हो तो ग्राफ सेम रास्ते पे लौटा हुआ रिवर्सिबल होता है, अगर रास्ते भटक के लौटे तो वो इरिवर्सिबल होता है। और नेचर में जो प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। ऑनलाइन कितने लोग हैं? गायब पे बहुत लोग हैं। इसको नीचे दिखाना है ये जो कंप्यूटर काम किए हैं, कितना डिस्प्ले बार बार चला जाता है इसका, कभी आता है कभी नहीं आता, क्या समाधान है? और रैम साफ करके लगा देते हैं तो कई बार आ जाता है। तो फिर हम लोग साइक्लिक प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन हटा दिया गया है तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन में। कितने लोगों ने कल का मैच देखा है? इसी से पता चला है कि तुम लोग होमवर्क क्यों नहीं किए। कितने लोगों ने इन 4 दिनों में 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करी है? हाँ पूरा मिला के 8 घंटे। कितने लोगों ने 16 घंटे पढ़ाई करी है इन 4 दिनों में? मतलब 4 days इन अ डे, 4 hours इन अ डे। मगर जब त्योहार आने वाला था तुम लोगों ने मन में क्या कमिटमेंट किया था कि जितने भी बैकलॉग्स होंगे वो सब दूर कर देंगे? अपने आप से किया था कि नहीं? कितने लोगों ने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था? कितनों को पता था कि हमसे हो ना पाएगा?
प्लानिंग के समय लगता है कि नहीं अब सब कुछ हो जाएगा। हाँ नहीं भाई, प्लान बनाने के लिए होते हैं, ये किसने कह दिया प्लान बिगाड़ने के लिए होते हैं? अब फॉलो नहीं होते तो ये तुम्हारी समस्या है। लोग दुनिया में इसलिए प्लान करते हैं कि फॉलो ना हो। ये वीकनेस है यार, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं सब प्लानिंग से हो रहे हैं। पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद फिर उस प्लानिंग की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। छोटे मोटे काम जब होते हैं और छोटे मोटे लोग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं, अपना शुरू कर दिया, जब खत्म होना हो खत्म हो जाएगा। तो रात में पटाखे कौन छोड़ रहा था यार? रात को ठीक है, मान लिया 11:15 बजे मैच जीत गए तो 11 बजे तक पटाखे फोड़ लेना चाहिए था। अब मैं जैसी सोने की कोशिश कर रहा हूँ 12:40, 12:40 नहीं, हाँ 11:40 पे अचानक से अगल बगल धमाके सुनाई दे रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? इस आदमी को अब समझ में आया है कि इंडिया जीत गई क्या, या इसको किसी ने जगा के बताया कि इंडिया जीत गई? भाई ठीक है, बचे हुए होंगे दिवाली के, मैच जीत गई तो फोड़ लो यार, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट। हाँ मुझे चलाना नहीं पड़ता, मेरे भाई है, कजिन है, बेटा है, वही सब लोग करते रहते हैं, मैं देखता हूँ। अभी मैं सीनियर लोगों में से आ गया। ये सब काम पहले मेरा हुआ करता था, अभी दूसरे लोगों ने संभाल लिया है। कहाँ थे हम लोग? हाँ तो कितने लोगों ने यार लोगों की नींद खराब करी कल? तुम में से कोई नहीं था ना यार? पता नहीं यार कौन लोग हैं ये। हाँ भाई 11:15 बजे तक चलता है भाई, ठीक है सेलिब्रेशन। अब ये थोड़ी यार कि मतलब सबको जगा दो जो सोने की कोशिश कर रहा है। मैच तो लगभग सबने देखा है, लेकिन अभी मगर बीच में एक ऐसा सीन आया था कि लग रहा था कि ये लोग जीत सकते हैं। हाँ न्यूजीलैंड जीतने का बिल्कुल जीत सकते थे। सुबह उठा दी पटाखे के बाद आनी चालू हो गई। हाँ छोटे बच्चे ही ऐसा करते हैं। और ऐसा भी होता ना दिवाली के दिन, मान लिया बहुत सारे पटाखे रात के अंधेरे में गुम हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के वो लोग ढूंढते हैं, अब मिल गया तो अभी तुरंत ही खत्म करो। ये होता है, इस चक्कर में जलते हैं। हम लोग तो अगले दिन सब इकट्ठा करते थे, उसमें से कुछ होते थे तो जो बिल्कुल सही हालत में होते थे, कुछ होते थे आधा खराब हो चुके होते थे, वो वाले पटाखे आवाज वाले, तो उनका मसाला निकाल के इकट्ठा करते थे एक कागज में। और वो सारा मसाला इकट्ठा करने के बाद उसको इकट्ठा करने के बाद फिर जलाते थे। उसमें जो मजा आता था वो पहले दिन नहीं आता था। हाँ भाई, तो अभी हम लोग टॉपिक बदलते हैं और टॉपिक का नाम है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आमतौर पे हम लोग कंडक्शन की बात कब करते हैं? जब हीट का ट्रांसफर जनरली सॉलिड के थ्रू हो रहा होता है, जनरली सॉलिड के थ्रू होता है, तो हम बात करते हैं कंडक्शन की, है ना। और कन्वेक्शन की बात हम लोग गैस के थ्रू और लिक्विड के थ्रू कह सकते हैं। और रेडिएशन की बात हम लोग करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग मीडियम, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये तो हीट का नेचर है ही है। और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, ये भी नियम है। लेकिन वो किसके जरिए जाएगी, अब हम जरिए की बात कर रहे हैं नहीं। यानी अगर कोई एक हाई टेम्परेचर जोन है और कहीं लो टेम्परेचर जोन है, तो इतना तो पक्का है हीट यहां से यहां जाएगी।
कितने तरीकों से जा सकती है, या तो कंडक्शन के जरिए, या कन्वेक्शन के जरिए, ये या रेडिएशन के जरिए, या दो या तीनों के जरिए भी जा सकती है। जरूरी नहीं है यार कि कोई एक ही माध्यम इस्तेमाल हो, लेकिन हमारे पास जो मैथ्स है वो एक साथ सबको हैंडल करने वाली नहीं है, बल्कि एक साथ एक समय पे हम या तो कंडक्शन की बात कर सकते हैं, या तो कन्वेक्शन की, या तो रेडिएशन की। सोचो यार, सर्दियों का समय है और लोगों ने आग के चारों तरफ आग को घेर रखा है, और ये आदमी अपनी एक छड़ी के साथ हाथ सेकने आया है। इसके हाथ में क्या है? एक छड़ी है, ठीक है, और छड़ी गलती से आग के पास रख गई है, उसको पता नहीं कि अपना बातों में मस्त था। तो बताओ इसके पास हीट कितने माध्यम से ट्रैवल करती करती आएगी? कौन कौन सा? भाई आग और इंसान के बीच में क्या है? तो गैस यहां की गर्म होकर इंसान के पास जाए, ऐसा स्वाभाविक है। हवा का झोंका आएगा तो हीट भी लाएगा। तो एक तो कन्वेक्शन यानी गैस के जरिए है ना, तो कन्वेक्शन हो रहा है। क्या ये रॉड थोड़ी देर तक तो नहीं पता चलेगा, जब तक नॉन स्टेडी स्टेट रहेगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जब रॉड गर्म हो जाएगा, होने लगेगा, तो नीचे से हीट खा के इंसान तक पहुंचाएगा। यानी यहां जो पहुंचा रहा है ये कौन सा हो गया? कंडक्शन हो गया। क्या बताओ, अच्छा यहां पे हवा हटा दो, रॉड हटा दो, तो भी इंसान को हीट महसूस होगी। जैसे मैं हवा हटाने का मतलब कि इंसान और आग के बीच में हवा गायब कर दी जाए। भी आग जलने के लिए तो हवा चाहिए, वो अलग चीज है। या सोचो हीटर जल रहा है, तो मुझे बताओ यार यहां से यहां तक इंसान को हीट जाएगी या नहीं जाएगी? सोचो एक इलेक्ट्रिक हीटर है और बीच का पूरा वैक्यूम वाला चैम्बर है, हीट आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या बताओ सन से हम लोगों को यहां तक हीट महसूस होती कि नहीं? तो सन से लेकर अर्थ तक के बीच में हर जगह गैस थोड़ी है। क्या वहां से गैस गर्म होकर हम तक आ रही? नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके थ्रू हीट यहां आ रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो किसी चीज को गर्म कर सकती है। बात समझ रहा है? हो सकता है वो एनर्जी किसी के अंदर के इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के काम आ जाए, तो वो हीट वाला यूज नहीं है। हीट वाला यूज क्या है? जो मॉलिक्यूल लेवल पे रहे वो हीट है। मॉलिक्यूल के अंदर के लेवल पर चली जाए तो फिर उसका काम हीट नहीं कहलाएगा। हीट वो है जो गर्म करे। बात समझ रहे हैं? हीट वैसे तो यार हर चीज एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का वो पार्ट जो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाए जनरली, उसी को हम क्या कहते हैं? हीट। या मॉलिक्यूल के मोशन बदले, मॉलिक्यूल के अंदर का अट्रैक्शन ओवरकम करे, ये सब मॉलिक्यूल के बाहर लेवल पे जो कुछ है वो सब हम लोग किसको कह देते हैं? हीट को कह देते हैं। तो क्या बता यार, इसको हीट तब भी जाएगी जब हवा ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं आंच आना। आंच, जो आंच हमें लगती है ना यार, उसका हवा से लेना देना नहीं होता है। और जो लपट लगती है, जब हम कहते हैं लपट लग गई, लू लग गई, वो क्या है? वो हवा की वजह से। तो कन्वेक्शन है, कंडक्शन है और रेडिएशन है, तीनों माध्यम से इसको हीट जा रही है। लेकिन हमारे पास कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं जैसे तीनों की बातें एक साथ करें। तो हम लोग कंडक्शन जब सोचेंगे तो बाकी माध्यम नहीं सोचेंगे। हालांकि बहुत आइडियल कंडक्शन, बहुत आइडियल कन्वेक्शन नहीं होता है, वो सब कुछ मिला जुला होता है। लेकिन हम लोग बहुत आइडियल बातें करने वाले हैं फिर से। बात क्लियर है? तो इस आदमी को तीनों माध्यम से हीट जा रही है, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू और रेडिएशन। तो हम लोग यार रेडिएशन और कंडक्शन दो ही के लिए मैथमेटिकल बातें करने वाले हैं। कन्वेक्शन के लिए कोई मैथमेटिकल पैटर्न है ही नहीं। हाँ, बचपन में हम लोगों ने वो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज पढ़ा होगा, वही कन्वेक्शन है कि वो गैस, हवा गर्म होती है, लैंड गर्म होती है तो हवा ऊपर की तरफ जाती है, उसकी जगह लेने समुद्र की हवा आती है तो वो ब्रीज बन जाता है। वो सब बातें कन्वेक्शन में आती हैं। तो हमें कन्वेक्शन नहीं पढ़ना, बल्कि जिसमें मैथमेटिकल है वो है कंडक्शन और रेडिएशन। तो बात किससे शुरू करेंगे? कंडक्शन से। बिल्कुल सब जगह होगा, रेडिएशन सब जगह होगा। ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं? फोन करके पूछ लो यार, कभी ब्रेकफास्ट हो गया तो वापस आ जाओ। ऐसा ना हो आवाज आ ही ना रही हो, कुछ दिक्कत तो नहीं टेक्निकल?
कंडक्शन क्या है? तो कंडक्शन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। उसमें मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, अपनी जगह रहते हुए अगर हीट को इधर से उधर पहुंचाते हैं, है ना, तो वो क्या है? कंडक्शन है। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक मेटल का रॉड है और यहां मैंने आग लगा रखी है एक किनारे पे और यहां मैंने बर्फ लगा रखी है, तो क्या बताओ थोड़ी देर बाद ये बर्फ पिघलना चालू हो जाएगी, है ना, थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ी देर क्या होगा कि ये रॉड अपने लिए हीट खाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ के मॉलिक्यूल एक्सपोज टू द हीट है, या जो भी बर्नर यहाँ जल रहा है उसके लिए एक्सपोज्ड है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं। यहाँ पेट भरने से क्या मतलब है? पेट भरने से मतलब है कि यार उनके मॉलिक्यूल वाइब्रेशन तेज होने लगते हैं, और वाइब्रेशन तेज होना मतलब वो हीट खा के बैठा है। ठीक है, तो फिर वो थोड़ा हीट अपने बगल वाले को देगा, अपने बगल वाला अपने बगल वाले को, तो ये मॉलिक्यूल इधर से उधर लगातार एक दूसरे को हीट देते जाएंगे। तो क्या थोड़ी देर तक इन मॉलिक्यूल को खबर ही नहीं होगी कि वहां के लोगों ने हीट खाना शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब इनका नंबर आएगा, कब आएगा? जब इनका पेट भर जाएगा तब इनका नंबर आएगा, फिर ये वाले अपने वाले को देंगे। तो यार इस चक्कर में सबसे ज्यादा अगर कोई टेम्परेचर अपना बढ़ा पाएगा तो वो वही जो बर्नर के करीब है, यानी ये वाले मॉलिक्यूल सबसे हाई टेम्परेचर पे होंगे, अगली लेयर उनके मुकाबले थोड़ा कम टेम्परेचर पे, उससे, है ना, ये वही है कि सरकार ने खजाने से 1 करोड़ रुपया 1000 करोड़ निकाला तो अगली लेयर तक थोड़ा कम पहुंचा, अगली लेयर तक, यानी गरीब तक जो पहुंचेगा वो बहुत कम होगा। ये कब तक है? जब तक नरेंद्र मोदी सरकार, सॉरी, ये कब तक है? जब तक ये स्टेडी स्टेट में नहीं आया जब तक ये स्टेडी स्टेट में नहीं आया। जब इन मॉलिक्यूल का सबका पेट भर जाएगा, यहां अच्छी बात यह है कि पेट भरने के बाद ये नहीं खाते, जिनका जितना टेम्परेचर आना था आ गया, है ना। अगर बर्नर की इंटेंसिटी ना बदली जाए तो मान लिया ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहां आइस है तो आइस अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगी, और यहां बर्नर की इंटेंसिटी के, बर्नर के हिसाब से जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूल होगा उन सब हिसाब से यहां का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब यहां से यहां तक सबका टेम्परेचर एक जैसा नहीं होगा, मान लिया यहां पे कुछ 180 है तो यहां 160 है, ऐसे करते करते यहां 20 है तो यहां 0, धीरे धीरे ये टेम्परेचर में डिक्रीमेंट देखा जाएगा, है ना। एक हाई और एक लो के बीच में स्टेडी स्टेट आने पे ऐसा कुछ माहौल बन जाता है कि टेम्परेचर में एक यूनिफॉर्म बदलाव देखने को मिलता है। ये कब देखने को मिलता है? यानी ये डायग्राम कब का होगा? स्टेडी स्टेट में। और जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आया तब तक क्या होता है कि ये लोग हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, हीट को ट्रांसफर उस दौरान नहीं करते हैं। तो हम लोग जो भी मैथमेटिकल पैटर्न बना सकते हैं वो स्टेडी स्टेट के लिए बना सकते हैं या नॉन स्टेडी स्टेट के लिए? नॉन स्टेडी स्टेट में कोई पैटर्न ही नहीं है, हीट आ रही है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और कब तक एब्जॉर्ब करते रहेंगे? जब तक ये अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए। जब ये अपने ऑप्टिमम पहुंच जाएंगे तब वो बगल वाले को ऐसे हीट ट्रांसफर कराएंगे। थोड़ी देर बाद ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है जब सबका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और मेंटेन होने का मतलब अब ये खा नहीं रहे हैं, अब केवल क्या कर रहे हैं? यहां खा रहे हैं और वहां दे रहे हैं, यानी अब यहां पर हीट का ट्रांसफर शुरू हो गया है। तो हीट के ट्रांसफर की बात हम लोग कब करेंगे? स्टेडी स्टेट पे। तो इस टॉपिक में हम लोगों को बात करना है कितनी हीट पर यूनिट टाइम यहां से वहां जा रही है। हीट ट्रांसफर में हमें क्या पढ़ना है? कितनी हीट पर यूनिट टाइम यहां से वहां। रेडिएशन में भी हम यही बात करेंगे, कितनी हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। यानी ये जो मैंने H सिंबल दिया है, आमतौर पे H सिंबल हम कंडक्शन के लिए देते हैं और रेडिएशन के लिए दूसरा सिंबल आएगा, लेकिन दोनों का मतलब यही है। क्या H का मतलब यहां क्या है? कितनी हीट, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। कितनी हीट पर यूनिट टाइम, है ना यार, पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग हीट ट्रांसफर रेट H बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। तो H का लेना देना किन चीजों से है? ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसका लेना देना किन बात से है? अगर सोचे यार ये बर्नर हमारा ज्यादा ही चमक वाला हो, ज्यादा ही ईंधन वाला हो,
तो ये हाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यहां से वहां तक सबका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी यार ये टेम्परेचर का यहां से वहां तक जो भी बदलाव है, मान लिया ये 2 मीटर का रॉड है और 2 मीटर में 200 डिग्री का अंतर है, और एक रॉड है जिसमें 400 डिग्री का अंतर है, तो किस में हीट का ज्यादा ट्रांसफर होगा? 400 वाले में, है ना। तो यार एक टर्म में डिफाइन करने वाला हूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बताता है कि रॉड में टेम्परेचर का अंतर है, ये तो जस्टिफाइड है, लेकिन पर यूनिट लेंथ में कितना अंतर है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है? dt बाई dx। यार डेफिनेशन क्या है? dt बाई dx। तो dt क्या है? स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, और dx क्या है? स्मॉल लेंथ। जैसे मैं कहता हूं यार इन 2 पॉइंट पे मुझे टेम्परेचर का अंतर पता है, इन 2 पॉइंट पे ये लंबाई dx पता है और ये टेम्परेचर का चेंज पता है। फिलहाल ये लंबाई, ये 20 डिग्री का टेम्परेचर चेंज है और इसकी कुछ लंबाई होगी। तो अगर टेम्परेचर चेंज बहुत पास पास के 2 पॉइंट का पता है और उनका टेम्परेचर चेंज के साथ साथ उनकी दूरी पता है, तो टेम्परेचर चेंज अपॉन दूरी कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट। स्टेडी स्टेट में ये निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? एट स्टेडी स्टेट अगर हमें लाना हो तो हम सिंपली डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स करते हैं। बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट का एवरेज वैल्यू ले आते हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में डेल्टा टी क्या दिखाया है? 200, और लंबाई कितनी है? 2 मीटर, तो ये कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। क्या जनता समझ पा रही है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। dt बाई dx डेफिनेशन है, बट आमतौर पे इस टॉपिक में हम लोगों को स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ग्रेडियंट चाहिए और वो एवरेज वैल्यू से निकाल लिया जाता है। कितना टेम्परेचर बदल रहा है पर यूनिट टाइम। अगर 2 मीटर में 200 है तो पर यूनिट लेंथ कितना होगा? 100 होगा। या मुझे यार पूरे 2 मीटर का ना पता हो, मान लिया ये यहां से यहां ये लंबाई 0.2 मीटर है। कितनी है? 0.2 मीटर। तो यहां से यहां टेम्परेचर का चेंज कितना हो गया? 20। तो 20 का टेम्परेचर चेंज कितने में है? 0.2। तो 1 में कितना होगा? अरे 0.2 में अगर 20 है तो 1 में कितना होगा? 100। तब भी आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट चाहे बड़े से निकालो चाहे छोटे से निकालो, वो अलग अलग नहीं आएगा। कब? स्टेडी स्टेट में। और नॉन स्टेडी स्टेट में अलग अलग आ सकता है। नॉन स्टेडी स्टेट में हो सकता है यहां टेम्परेचर ग्रेडियंट दिखाई दे और यहां टेम्परेचर ग्रेडियंट दिखाई ना दे, क्योंकि यहां तक अभी हीट पहुंची ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। तो बात आती है यार कि ये टर्म हमने डिफाइन किया है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये इस बात का मेजरमेंट है कि हीट दो लेयर्स के बीच में कितनी ज्यादा हीट। क्या बताओ? ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब ज्यादा हीट ट्रांसफर करने की संभावना है। अब यार टेम्परेचर ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर यूनिट लेंथ। ये हीट फ्लो नहीं है, ये बस ये बताता है कि 2 पॉइंट के बीच में टेम्परेचर तेजी से बदल रहा है या स्लोली बदल रहा है, बदलाव को डिनोट करता है। हीट का ट्रांसफर किन पे डिपेंड करना चाहिए? तो यार एच का लेना देना किससे होना चाहिए? बिल्कुल लेंथ से होगा और टेम्परेचर डिफरेंस से होगा। उन दोनों को शामिल करता हुआ हमने एक टेम्परेचर ग्रेडियंट टर्म बना लिया है ना। लेंथ ज्यादा होना यानी एच का कम होना, ज्यादा लंबाई पे अगर हीट ट्रांसफर होगी तो हीट कम ट्रांसफर होगी, और टेम्परेचर डिफरेंस का ज्यादा होना मतलब कुल मिलाकर ये डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स पे डिपेंड करेगा, नहीं और किस पे डिपेंड करेगा? इसके अलावा देखो यार ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बड़ा रॉड है, चौड़ा रॉड है, क्या पता है ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे अगर चौड़ा रॉड है? नहीं। और पतला रॉड है तो उसमें कम मॉलिक्यूल। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल हीट खा के अपने बगल वाले को देंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। यानी किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ऑब्वियसली यार तीसरी बात
मटेरियल पे। हर मटेरियल का नेचर एक जैसा नहीं होता है। तो एक और टर्म आने वाला है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिसको हमने क्या बोला है, के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। के हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो एच का ये फॉर्मूला है, कितनी हीट पर यूनिट टाइम ट्रांसफर होगी उसके लिए। एक एल लेंथ का रॉड है जिसमें डेल्टा टी का टेम्परेचर डिफरेंस है। ऑब्वियसली एक एंड हॉट होगा और एक एंड कोल्ड होगा, तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, टी एच माइनस टी सी, टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम लोगों ने यार एच का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, डेल्टा टी अपॉन ओके के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा बता रहे डेल्टा एक्स यहाँ क्या है, एल है, ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। इसको मैं सिंपली डेल्टा टी लिख रहा हूं, टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा ये के को मैं इधर लिख दूं चलेगा, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखें। और अब एक और फॉर्मूला मैं बगल में बना रहा हूं, ये आर का रेजिस्टेंस है और डेल्टा वी का वोल्टेज डिफरेंस है। तो बता इसमें करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, आई बराबर डेल्टा वी बाई आर, पढ़ा है कि नहीं। यहां आर का फर्दर एक फॉर्मूला होता था, रो एल बाई ए, सबको याद होगा बिल्कुल। यहां पर यार 1 बाई रो को हम लोग क्या लिखते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो यार रो को हम 1 बाई सिग्मा लिख सकते हैं। या देखो जरा, डेल्टा वी अपॉन एल अपॉन सिग्मा ए। जरा इसको देखो, इसको देखो जरा, ये और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जरा ध्यान से देखें। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वहां डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस है। आमतौर पे इसको हम वी से ही लिख देते थे, डेल्टा लगाते नहीं थे, लेकिन मतलब उसका वोल्टेज डिफरेंस ही होता है। तो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है और डेल्टा वी वोल्टेज डिफरेंस है। एल यहां लेंथ है, तो यहां भी एल लेंथ ही है, इस रजिस्टर की लेंथ, इस रजिस्टर की लेंथ होती थी, ठीक है। ए क्रॉस सेक्शन एरिया यहां भी होता था, इसी रजिस्टर भी तो एक रॉड नुमा ऑब्जेक्ट ही है, तो यहां एल है, वहां भी एल है, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां भी एरिया है। तो सिग्मा वहां कंडक्टिविटी कहलाता था, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ना। उस समय हम इलेक्ट्रिक नहीं लगाते थे क्योंकि थर्मल नहीं आया था। तो क्या उसकी जगह पे यहां क्या आ गया है, के, थर्मल कंडक्टिविटी।
वैसे तो यार ऐसा नाम एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम चाहें तो जैसे यार 1/σ को रो लिखते हैं, ऐसे 1/k को भी कोई नाम दे सकते हैं रेजिस्टिविटी टाइप का, थर्मल रेजिस्टिविटी। 1/k को हम क्या नाम दे सकते हैं, थर्मल रेजिस्टिविटी, बट ये नाम यहां चलता नहीं है, तो बिल्कुल हम उसी से मैच करा पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, H होता, I क्या होता था, इसकी यूनिट होती थी क्या, कूलम पर सेकेंड, एम्पियर ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कूलम पर सेकेंड यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो H क्या होता है यहां पे यार, ये क्या हीट फ्लो रेट है कि नहीं है, हीट फ्लो रेट, जिसकी यूनिट हमने क्या पढ़ी है, कैलोरी या जूल, बिल्कुल कैलोरी पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड। हीट में आमतौर पे हम कैलोरी करते हैं, जूल भी चलेगा, तो क्या कैलोरी पर सेकेंड वहां कूलम पर सेकेंड, तो सब कुछ मिलता जुलता नहीं यार, वो चार्ज फ्लो की बात है, ये हीट फ्लो की बात है। वहां टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, यहां टेम्परेचर डिफरेंस, वहां वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। तो यार इसका मतलब यार इस चीज का नाम हमने क्या रखा था वहां इस टॉपिक में, क्या डेल्टा टी बाई आर, जरा यहां से देखें जरा रेजिस्टेंस। तो हम यार ऐसे ना याद रखें डेल्टा वी अपॉन आर, तो ये क्या हो गया, H बराबर डेल्टा टी अपॉन आर, वेयर आर इक्वल टू क्या, एल अपॉन के। तो यहां भी हम लिख दें यार वेयर आर, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, उसका नाम रेजिस्टेंस था और इसका नाम क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एल अपॉन के। जैसे यार यहां पे एल बराबर क्या होता था, सिग्मा है, तो यहां यार मैं इस बात को बस मैच कराना चाह रहा हूं, क्यों, क्योंकि यार जितनी बातें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कभी पढ़ी हैं, कभी तो पढ़ी हैं सबने, उन सब बातों को हम यहां पर उसका माइलेज लेना चाह रहे हैं। तो मैंने यार पूरा उससे मिला दिया है, और मिलाया है तो आगे की बहुत सारी बातें जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट फ्लो की बातें, एम्पियर्स वो एम्पियर्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, वैसी बातें हम यहां भी करने वाले हैं। तो जब वैसी करने वाले हैं तो उसी से मैच करते हुए सोचें तो हमें टॉपिक बहुत स्ट्रक्चर्ड लगेगा और बहुत पहचाना हुआ लगेगा, कुछ नया लगेगा ही नहीं। मैं सीधे सीधे उससे कंपेयर करने वाला हूं, राइटर भी ये जानते हैं कि लोग कंपेयर करके ही पढ़ते हैं।
तो याद करो यार, अगर 3 रजिस्टर ऐसे इस तरह से लगे हों सच दैट कि इससे फ्लो करने वाला, इससे फ्लो करने वाला, इससे फ्लो करने वाला करंट एक जैसा हो, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता था? सीरीज कॉम्बिनेशन। सोचो यार, ये टी हॉट है, यानी यहां पे हमने यार हाई टेम्परेचर मेंटेन रखा है, और ये टी सी है, मतलब यहां पे हमने कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन रखा है। तो क्या हीट सबसे पहले इस रॉड के थ्रू ट्रेवल करेगी, फिर इस रॉड के थ्रू, फिर इस रॉड के थ्रू, कुल मिला के जो भी हीट है यहां से एब्जॉर्ब होगी और फाइनली यहां तक पहुंचेगी एट स्टेडी स्टेट। तो क्या जितनी हीट यहां से ट्रेवल करेगी उतनी यहां से, उतनी ही यहां से। क्या हम कह सकते हैं H1, H2 और H3 ये सब क्या होगा? बराबर होगा। जिस तरीके से हम बात करते थे यार, ये करंट और ये करंट सेम होगा, तो यहां भी हम H1, H2, H3 सिंपली हम इसको एक नाम देते हैं H का मतलब हीट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। वहां हम कहते थे करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, यहां हम क्या कहेंगे यार? हीट फ्लो थ्रू ईच इज सेम। तीनों रजिस्टर से फ्लो करने वाली हीट क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि यार जितनी यहां से जाएगी, अब ये अब्सॉर्ब तो कर नहीं सकते स्टेडी स्टेट आने के बाद, तो जितनी ये खाएगा उतनी ये इसको देगा, फिर ये जितनी खाएगा उसको देगा, क्योंकि जब इनका पेट भर जाता है तब ये फर्दर हीट एब्सॉर्ब नहीं करते, तो जितना खाएंगे उतना निकालेंगे। नो डाउट इसके आसपास ये रेडिएशन भी होता होगा, बट हम वो सारी चीजें इग्नोर कर रहे हैं। या सोचो यार, इसको बाहर एक ऐसे कवर लगा दिया गया है जिससे हीट का बाहर प्रोपोगेशन ना हो पाए। हम बहुत आइडियल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? हीट यहां से खा रहा है, वहां पे भेजा जा रहा है। मुझे बताया, जब तीनों रजिस्टर सीरीज में होते थे तो आर इफेक्टिव क्या होता था? R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था। क्या ये पहला पहचाना हुआ, पहले से सुना है कभी, या फर्स्ट टाइम? एनीवन जिसने ये कभी ना सुना हो कि आर इफेक्टिव R1 प्लस R2 प्लस क्यों होता था? इसके कारण हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जान लेंगे, हर जगह कारण जानने की जरूरत नहीं है। सीरीज में आर इफेक्टिव ये होता था और पैरेलल में, तो सीरीज वाला हमें पता है ना, ये आर इफेक्टिव, यानी अगर R1 R2 R3 पता हो तो हम इस तरह की बातें कर सकते हैं। अब R1 का फर्दर एक फॉर्मूला है, बता, इसके R1 का फर्दर एक फॉर्मूला होगा R2 का और R3 का भी। क्या होता है R का फॉर्मूला? ओके, रो वाला वर्ड यहां ना यूज करें तो अच्छा रहेगा। ये आएगा L1 अपॉन K1 A1, L2 अपॉन K2 A2, L3 अपॉन, अब देखो यार, अगर कोई बहुत ही मेहरबान है तो R1 R2 R3 दे देगा, तुम सीधे ऐड कर दोगे। मेहरबान नहीं है तो क्या फर्दर ये फॉर्मूला लगा के आर इफेक्टिव निकाला जा सकता है कि नहीं? बात क्लियर है? और एक बार आर इफेक्टिव आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि हमने इन सब की छुट्टी करके क्या सोचना शुरू कर दिया है? एक सोचना शुरू कर दिया है। नहीं, आर इफेक्टिव का हमेशा मतलब ये होता है। और इसके बीच में अगर डेल्टा टी का टेम्परेचर है और कोई तुमसे करंट पूछे तो करंट इक्वल टू क्या लिख दोगे? आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव इसी पर्पस के लिए तो देखा जा रहा है कि एक बार आर इफेक्टिव पता चल जाएगा तो हम सबको हटा के मन में एक सोच सकते हैं। क्या जनता समझ पा रही? अब एक और क्वेश्चन बनने वाला है जिसको मैं बोल रहा हूं क्या? के इफेक्टिव। आर, और ये बात वहां भी पूछी जा सकती, सिग्मा इफेक्टिव जैसी बात वहां भी पूछी जा सकती। तो अगर कुछ चीजें क्या वहां की पसंदीदा होती हैं, कुछ चीजें यहां टॉपिक की पसंदीदा होती हैं, बट जो बातें हम वहां करते हैं वो यहां भी पूछी जा सकती है, और जो यहां करते हैं वहां भी पूछी जा सकती हैं। इसलिए यार मैं यहां पर यहां की सेंट्रलाइज्ड बातें भले बता रहा हूं, लेकिन ये बातें इलेक्ट्रो में भी हो सकती हैं। तो अब मैं क्या पूछ रहा हूं? के इफेक्टिव। के इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ यार? जब भी इफेक्टिव वर्ड होता है इसका मतलब होता है उसके बराबर। जैसे यार एक आदमी 8 रोटी खाता है और एक आदमी 4 रोटी खाता है, तो 8 खाने वाला वो कितने आदमियों के इफेक्टिव है? इफेक्टिव का मतलब कि आउटपुट सेम हो, मतलब उनके काम एक जैसे हो। तो वो 2 मिलके 8 खा रहे हैं, ये अकेला 8 खा रहा है, तो ये अकेला 2 के बराबर है। तो इफेक्टिव का हमेशा मतलब क्या है कि जितना इन सब का मिला के रेजिस्टेंस है, अगर मैं ऐसा एक कंडक्टर सोचूंगा तो ये उसका इफेक्टिव होगा। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था
नहीं, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसका K1 अलग है, इसका K2 अलग है, इसका K3 अलग है, हमें एक के सोचना है। कैसा सोचना है? एक के सोचना है। तो वो क्या कहलाएगा? K इफेक्टिव, सच दैट कि इन सब का R और इस अकेले का R। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो एरिया हमेशा कैसे होना चाहिए? सेम, तभी पूछा जाएगा। यानी तुम्हारे पास 3 रॉड हैं और तीनों के एरिया एक जैसे हैं बट K अलग अलग हैं। K1, K2, K3 अलग अलग हैं, लेकिन इनके एरिया कैसे हैं? एक जैसे। तभी हम उसका एक इफेक्टिव डायग्राम बना पाएंगे। अच्छा, इफेक्टिव डायग्राम देखने में भी उसी के जैसा लगना चाहिए। क्या ये 3 है, मटेरियल अलग अलग हैं, ये एक है, मटेरियल सेम है, लेकिन इन सबका मिला के R और इस अकेले का R अगर सेम है तो मैं कहूंगा ये उसका इफेक्टिव है। डायग्राम वाइज भी उसके जैसा है, ज्योमेट्रिकली भी इफेक्टिव होना चाहिए। तो क्या जितने एरिया का मैंने ये लिया है, एरिया सेम है, इसका मतलब सबके एरिया A1, A2, A3 सब बराबर है, उनको हम A ले लें। तो यार ये A1, A2, A3 सबके बराबर है, तो इसका भी एरिया A है और इसका भी एरिया क्या है? A है। तभी हम इफेक्टिव की बातें कर सकते हैं। एरिया अलग अलग होगा तो ऐसा क्वेश्चन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हम 3 का अगर एक रिप्लेस करेंगे तो देखने में एक जैसा तभी लगेगा ना जब एरिया एक जैसे हो। तो यार जब एरिया सेम होंगे तभी हम इफेक्टिव की बात कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, इस एक का रेजिस्टेंस तुम क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इस एक का पहले तो बताओ यार लेंथ कितना? इस पूरे एक का L1 प्लस L2 प्लस L3 ये लेंथ होगा। L1 प्लस L2 प्लस L3 लेंथ होगा। K हमने क्या माना है? K इफेक्टिव, और एरिया क्या माना है? A। अब मैं कह रहा हूं ये R इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन वाले R के बराबर है, तो बस हमें क्या कर देना है? R इफेक्टिव की जगह L3 डिवाइड बाई K इफेक्टिव इंटू A बराबर, ये तो लिख ही रखा है यार। मैंने कहा यार एरिया अलग अलग नहीं हो सकते हैं वरना हम ऐसा इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो क्या एरिया एरिया सब कैंसिल हो गए? के इफेक्टिव निकाला जा सकता है। बहुत गंदा आंसर आएगा, बट जो भी आएगा वही आंसर है यार। ये आंसर बहुत गंदा आएगा। देखो यार, के इफेक्टिव उधर ले जाओगे और ये पूरा कहां लाओगे? नीचे, तो बहुत गंदा सा आंसर बनेगा। वो मैं लिखना भी नहीं चाह रहा हूं। अभी ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ भी सेम हो। अगर लेंथ भी सेम हो तब ये फॉर्मूला थोड़ा गुड लुकिंग आ जाएगा। मुझे बताओ, अगर लेंथ भी सेम हो तो ये हो जाएगा, इसको मैं L कह दूं, ये आ जाएगा 3L अपॉन K इफेक्टिव, L अपॉन K1, L अपॉन K2, L अपॉन K3। तो बता यार K इफेक्टिव का आंसर। चलो यार थोड़ा यहाँ K1, K2, K3 एलसीएम ले लें, तो यहाँ आएगा K2, K3, यहाँ आएगा K1, K3, यहाँ आएगा, कुल मिला के वो सीक्वेंस में ही है। तो K इफेक्टिव का आंसर कितना आ गया? 3 डिवाइड बाई K1, K2, K2, K3, K3, K1। क्या मैंने उल्टा लिखा है? यहाँ क्या आएगा? ये फॉर्मूला फैशन में चल रहा है के इफेक्टिव का, और आर इफेक्टिव पता करना हो तो ये तरीका है।
अच्छा, यहां कोई अगर H1 H2 H3 का रेशियो पूछे तो क्या बताओगे? 1:1:1। अरे सबके H क्या है? इक्वल है। एक और रेशियो की बात हो सकती है, डेल्टा T1 डेल्टा T2 और डेल्टा T3 का रेशियो। यार ये मैं अगर इस पे टेम्परेचर चेंज डेल्टा T1 बोलूं, इस पे डेल्टा T2 बोलूं और इस पे डेल्टा T3 बोलूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज रेशियो बोला जाता है। V1 V2 V3 का रेशियो किस रेशियो में होगा? डेल्टा T1 इस टू डेल्टा T2 इस टू डेल्टा T3। मुझे बता रहे H बराबर क्या होता है? डेल्टा T बाई आर। मैं यहां कह रहा हूं H सब में क्या है? सेम है। तो डेल्टा T आर के प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं? तो डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 किस रेशियो में होगा? R1 इस टू R2 इस टू R3। ये बात वहां भी हम करते थे, V1 V2 V3 किस रेशियो में होगा? R1 R2 R3 के रेशियो में होगा। बात क्लियर है? ये इस रेशियो में होगा। ऐसी बातें हम वहां भी करते आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में, तो ये साथ में कहीं लिख दें जगह बना के। क्योंकि H सेम है तो डेल्टा T किस रेशियो में होगा? ये डेल्टा T का मतलब है किसी एक रजिस्टर के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो किस रेशियो में। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डीप बातें नहीं करी जाएंगी, बट सीधे सीधे कोई रेशियो ही पूछ ले तो कम से कम पता होना चाहिए। इसको जगह दो। नींद मेरी खराब हुई है, नींद तुम लोगों को आ रही है। हाँ, नोट कर लिया वैल्यू। हटा दे भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि तीन कंडक्टर या तीन से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, कितने भी कंडक्टर हैं उनके अक्रॉस क्या सेम है। यार यहां मैंने TH मेंटेन रखा है और यहां मैंने TC मेंटेन रखा है। ये सब जगह पे TC है। TC मतलब कोल्ड टेम्परेचर। इस रॉड के अक्रॉस भी वही हॉट कोल्ड का अंतर है, इसके अक्रॉस भी उसी हॉट कोल्ड का अंतर है, इसके अक्रॉस भी। यानी हम क्या कह सकते हैं यार, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ईच वो क्या है? इज सेम। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो क्या यार हीट का फ्लो भी सेम होगा क्या? इससे H1 इससे H2 और इससे H3 ये भी सेम होगा। H इक्वल टू होता है डेल्टा T बाई आर। तो अगर डेल्टा T सेम है तो H1 इस टू H2 इस टू H3 किस रेशियो में होगा? इस तरह की बातें हम लोग वहां भी करते थे, करंट किस रेशियो में होगा। यानी यार इससे तीनों से फ्लो करने वाला करंट अलग अलग होगा, उसको मैं हीट करंट बोल दूं तो चलेगा। कई कोई किताबों में तो लिखा ही रहता है हीट करंट। तो हीट करंट तीनों से जाने वाला
अलग अलग होगा और वो इस रेशियो में होगा 1/R1:1 अब रेजिस्टेंस भी सेम हो जाए, अगर रेजिस्टेंस भी सेम हो जाए तो मैं कहूंगा हीट भी सेम होगा। अब तीनों एक जैसे रेजिस्टर होंगे तो हीट भी फ्लो का सेम होगा, हीट फ्लो सेम होगा। तो यार क्या इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ऐसे हालात हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस सब में सेम है बट सबसे फ्लो करने वाला हीट अलग अलग है, तो फिर ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इफेक्टिव हमें लिखना आता है। हाँ, अब जरूरत पड़े तो R1 को तुम क्या लिखोगे, L1/K1A1 L2/K2A2 L3/K3A3 ये लिख सकते हो। और इसकी मदद से हम क्या ला सकते हैं, आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव और आर इफेक्टिव एक बार आ गया तो हम आर इफेक्टिव का मतलब क्या समझते हैं यार, कि एक रॉड सोचना है, ठीक है, जिसमें यही TH और TC दे दिया जाए और उसमें वही हीट फ्लो करे, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा। तो यार आर इफेक्टिव का मतलब है कि सबकी जगह एक सोचना, जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के बराबर है, वही क्या है, इफेक्टिव है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन में के इफेक्टिव की बात करी जाएगी, अगर कभी करी जाएगी तो लेंथ क्या होगी, सेम होगी। लेंथ अलग अलग करके के इफेक्टिव कभी नहीं पूछा जा सकता। तो सोचो यार 3 कंडक्टर हैं और तीनों का लेंथ सेम है, एरिया अलग अलग हो सकते हैं, है ना, एरिया के लिए कोई गारंटी नहीं है। यहां पे हमने TH मेंटेन रखा है हॉट और यहां हमने कोल्ड मेंटेन रखा है। तो क्या यार तीनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और तीनों का लेंथ क्या है, सेम है। तो हम इन तीन की जगह एक इमेजिन करें तो कितनी लेंथ का इमेजिन करेंगे, इनके आइडेंटिकल TH और TC हम एक इमेजिन करें आइडेंटिकल, तो एक इमेजिन करना पड़ेगा L लेंथ का, और K भी एक ही है, K भी एक ही है। एरिया कितना इमेजिन करना चाहिए, तो यार जितने मॉलिक्यूल यहां पे इन्वॉल्व थे हीट को ट्रांसफर करने में, उतने ही मॉलिक्यूल यहां भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उसके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो देखने में स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होना चाहिए। तुम कहोगे देखने में तो आइडेंटिकल कैसे, वो 3 है ये 1 है। भाई तो जितना एरिया मैंने अलग अलग इन तीनों का लिया है, इसमें अकेले मिला के हम कितना एरिया कंसिडर करेंगे, A1+A2+A3, तब मैं ये इसका इफेक्टिव डायग्राम कहूंगा। क्या इनके K1 K2 K3 अलग अलग हैं और इन सब की जगह एक के हमें सोचना है, वही के इफेक्टिव कहलाएगा, सच दैट कि इसका आर और इसका आर सेम रहे। तो यार मुझे इसका आर लिखना तो आ ही गया, ये लिखा है, इसको थोड़ा मैं और सही कर देता हूं। मुझे बता रही है K1A1 ऊपर लिखे जा सकते हैं कि नहीं, क्या बन जाएगा, K1A1/L K2A2/L K3A3/L। और इस एक का के इफेक्टिव क्या लिखोगे, के इफेक्टिव L अपॉन ये अपॉन वाली चीज ऊपर, के इफेक्टिव इंटू ए, नहीं दैट इज A1+A2+A3। ये क्लियर है, क्या L L सब जगह से कैंसिल हो जाएगा और के इफेक्टिव का एक बढ़िया लिखने लायक आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, अच्छा वैसे तो ये फॉर्मूला बड़े फासला बना लो यार तुम लोग, अब ये आगे पीछे मत बैठा करो, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ भाई, अगर एरिया भी सेम है, एरिया भी सेम है तो के इफेक्टिव कितना आएगा, क्या यहां से के कॉमन आएगा, नहीं यहां से ए कॉमन आएगा, यहां से भी ए कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा, यहां 3a हो जाएगा, ए कितना हो गया 3a, और यहां से ए कॉमन आएगा तो K1+K2+K3, एरिया से एरिया कट जाएगा। यानी लेंथ तो सेम है ही है, एरिया भी सेम है, तब ये आंसर आएगा। लेंथ तो सेम होना ही चाहिए। तो इतनी बातें यार पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है।
ये इफेक्टिव लिखा है यार, जो दिख नहीं रहा है कि इफेक्टिव। हाँ, तभी तो इतने सब नाम सेम रखे गए हैं। जैसे उसको रजिस्टर बोलते हैं, इसको थर्मल कंडक्टर बोलते हैं। थर्मल रजिस्टर, थर्मल कंडक्टर। अच्छा, उसको भी तो हम लोग, भाई कंडक्टर एक रिलेटिव वर्ड है। जैसे कम रेजिस्टेंस हो तो उसको हम कंडक्टर बोल देते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो उसको रजिस्टर बोल देते हैं। तो वो एक ही चीज के दो नाम है, रजिस्टर ही कंडक्टर है। क्या रजिस्टर नॉन कंडक्टर होता है? और अगर रजिस्टर नॉन कंडक्टर होता तो उसमें करंट कैसे फ्लो कर जाता? इसका मतलब रजिस्टर एक कंडक्टर है, ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो हम लोग पुअर कंडक्टर बोल देते हैं, कम रेजिस्टेंस होता है तो हम उसको गुड कंडक्टर बोल देते हैं। एक ही मटेरियल के दो नाम हैं। तो अब ये थर्मल कंडक्टर भी है और थर्मल रजिस्टर भी है। बात समझ रहे हैं? ये हीट को ट्रांसफर करा रहा है, इसका मतलब थर्मल कंडक्टर है, लेकिन कम करा रहा है तो ये थर्मल रजिस्टर हो गया। बहुत कम करा रहा है तो थर्मल रजिस्टर कहलाएगा। है वो एक ही चीज। भाई हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये क्या डिनोट करता है? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना हीट वो कम फ्लो कराएगा। और जीरो रेजिस्टेंस का कोई होता नहीं है। जीरो रेजिस्टेंस मतलब सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर ना इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना हीट में होता है। सुपर कंडक्टर केवल एक इमेजिनरी हाइपोथेसिस है कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो वो सुपर कंडक्टर है। क्या सुपर थर्मल रजिस्टर नहीं हो सकता? अरे जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, तुमने यार दो टेम्परेचर के बीच में एक सुपर कंडक्टर लगाया, एक पल में ही सारी हीट यहां से वहां चली गई और दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? सुपर कंडक्टर। तो ऐसा सुपर कंडक्टर ऑफ हीट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। हीट का सुपर कंडक्टर नहीं होता ना इलेक्ट्रिसिटी का सुपर कंडक्टर होता है। हटा दे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का सुपर इंसुलेटर होता है। सुपर इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ? जो करंट बिल्कुल पास ना करे। और हीट का सुपर इंसुलेटर बिल्कुल नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी में सुपर इंसुलेटर हो सकता, सुपर इंसुलेटर ऐसा कोई नाम नहीं है, वैसे इंसुलेटर बोलते हैं। तो क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है कि नहीं? अरे हम कागज के थ्रू बिजली छू लें तो हमें करंट लगता है क्या? इसका मतलब ये इंसुलेटर है और सुपर है। सुपर इसलिए कि हमें बिल्कुल करंट नहीं लगता है। लेकिन हीट का सुपर इंसुलेटर होता ही नहीं है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हीट का सुपर इंसुलेटर हो। कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर तो कराता ही कराता है। बात क्लियर है भाई लोग? ये सब चीजें बस जानने के लिए हैं, ऐसी कोई बातें पूछी नहीं जाने वाली। हटा दे। जैसी बातें हमने कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में करी हैं वैसी कुछ बातें मैं कुछ हद तक आगे बढ़ा रहा हूं, बस बाकी हो गई जितनी करना थी। ये एक क्वेश्चन है जो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में भी उठाया था, फिर से उठा रहा हूं। एक ब्लॉक को हमने एक थर्मल रजिस्टर बनाया है ना, इसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी के होगी। हम इस ब्लॉक में हीट को कितने तरीके से ट्रैवल करा सकते हैं? अगर मैं इस सरफेस पे एक गर्म चीज चिपका दूं और उस जगह पे एक ठंडी चीज चिपका दूं। अब चिपकाए कैसे यार? कोई मेटल चिपका के उसको गर्म करने लगो तो वो गर्म चीज हो गई। अगर मैं इधर और इधर में गर्म और ठंडा कर दूं तो हीट का ट्रैवलेशन, हीट की ट्रैवलिंग कितनी लेंथ में होगी? 4a। और कितने एरिया के मॉलिक्यूल उसको ट्रैवल कराने में इन्वॉल्व होंगे? इस सरफेस के मॉलिक्यूल उसमें इन्वॉल्व होंगे। यानी एरिया और लेंथ ये इस पे डिपेंड करता है कि हमने टेम्परेचर डिफरेंस किन सरफेसेस के बीच में लगाया है। अगर मैं इस E और F के बीच में, यानी इस सरफेस में गर्म चिपका दूं और उधर वाली सरफेस पे ठंडा चिपका दूं तो कितनी लेंथ हीट ट्रैवल करेगी? इतनी लेंथ ट्रैवल। और कितने एरिया के मॉलिक्यूल हीट को ट्रैवल कराने में? इस एरिया के मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर मैं टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस में नीचे यार खोलता हुआ लिक्विड चिपका दूं और ऊपर बर्फ रख दूं तो क्या होगा? हीट कहां से कहां जाएगी? नीचे से ऊपर या डी से सी की तरफ? नहीं, नीचे मान लिया मैंने खोलता हुआ लिक्विड है तो स्टीम उसके टच में आ गई तो ये गर्म हो गया, और ऊपर मैंने आइस रख दी तो वो ठंडा हो गया। तो हीट कहां से कहां जाएगी? नीचे से ऊपर। तो कितनी लेंथ हीट ट्रेवल करेगी? ए। और कितने एरिया के मॉलिक्यूल?
8 स्क्वायर। तो लेंथ और एरिया ये फिक्स चीजें नहीं है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हमने। तो क्या बताया, तीनों सिचुएशन में आर ए बी, आर सी डी और आर ई एफ लिखा जा सकता है कि नहीं? ए और बी में चिपकाया है तो आर क्या होगा, ई और एफ में चिपकाया है तो क्या होगा, सी और डी में चिपकाया है तो आर क्या होगा। तीनों केस में आर अलग अलग आएगा। लिखो यार आर क्या होगा। इस ये ऊंचाई ए है, ये चौड़ाई 2a है और ये लंबाई 4a है। ये एक ब्लॉक है, ईंट जैसा होता है, ईंट जैसा है। तो यार आर ए बी क्या लिखोगे, आर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, एल अपॉन के। तो ए और बी, यहां ए है, सॉरी, अच्छा यहां ए है। अच्छा तुम यही ए पूछ रही थी क्या, माय गॉड, ए और बी, ठीक। तो ए और बी के बीच में लंबाई कितनी है, आर का फॉर्मूला है एल अपॉन के। तो एल कितना है, 4a अपॉन एल अपॉन के। एरिया कितना, 2a इंटू ए, है ना यार, ये एरिया हो गया। कितना आ गया, ले देखिए, 2/k। अच्छा हाँ भाई, सी डी, आर सी डी क्या होगा, तो लेंथ कितना, ए, और कितने एरिया के मॉलिक्यूल, 2a इंटू 4a। तो ये कितना आ रहा है, 1/8। हाँ, आर ई एफ। तो ई और एफ के बीच में जब लगाएंगे तो लंबाई होगी 2a अपॉन कितने एरिया के मॉलिक्यूल, a इंटू 4a। तो ये कितना आ रहा है, कोई कंपैरिजन करे, सबसे ज्यादा आर किसका है, आर ए बी सबसे ज्यादा है, उससे कम आर ई एफ है, और सबसे कम, क्या नजर आ रहा है सबको, या कुछ और बोला जाए, कोई दिक्कत है। ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसमें R1 रेडियस तक मटेरियल गायब है। R1 से R2 रेडियस, मैं चलो यार A से B लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोगों को, A रेडियस से लेके B रेडियस के बीच में मटेरियल है, बस यहां पर, उसके अंदर क्या है, खाली जगह है। अब सोचो यार, यहां पे एक मेटल की प्लेट चिपका दी गई है, गर्म किया जा रहा है उसको, और वहां भी यार ऐसी सरफेस चिपकाई गई है, उसको बर्फ से लगा रखा है, और अंदर क्या है, इतना पोर्शन क्या है, हॉलो है, इतना पोर्शन हॉलो है। ये एल लेंथ का सिलेंडर है। तो बता यार, इसका रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, आर बराबर एल अपॉन के एरिया। तो कितने एरिया के मॉलिक्यूल हीट ट्रेवल करा रहे हैं, क्या पूरे एरिया में से, खाली जगह पे मॉलिक्यूल थोड़ी हैं, मॉलिक्यूल केवल ए से बी रेडियस के बीच में है कि नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, पूरे एरिया में से
खाली एरिया घटा देंगे तो पाई बी स्क्वायर में से क्या कर देंगे, पाई ए स्क्वायर घटा देंगे, तो जितने हिस्से में मटेरियल है वहां से। बात क्लियर है? अच्छा बता, इसमें मैं ऐसा कर सकता था कि सिलेंडर के खाली वाले हिस्से में कोई दूसरा मटेरियल भर दिया जाता, इतने हिस्से में अलग मटेरियल भर दिया जाता और अंदर वाले हिस्से में अलग मटेरियल भर दिया जाता। ये K1 का और अंदर वाला K2 का, ऐसे दो मटेरियल हैं, और मैं इधर हाई टेम्परेचर और इधर लो टेम्परेचर मेंटेन कर देता दोनों सरफेस में। तो बता रही यहां पे कितने रजिस्टर इन्वॉल्व हैं, दो, एक K1 का और एक, और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, किस कॉम्बिनेशन में है भाई, इससे भी हीट ट्रांसफर होगी H1 और बाहर वाले से भी हीट ट्रांसफर होगी क्या, H2। तो इसका R इफेक्टिव लिख पाते, इसका R इफेक्टिव लिख पाते, लिखो जरा इसका R इफेक्टिव। अंदर वाले किसी एक का K1 मान लो, इस किसी एक का K2 मान लो। मैंने अंदर वाले का K1 और बाहर वाले का K2 ऐसे कर लो। खाली जगह के बजाय, हाँ आर इफेक्टिव बताना है इसका। आर इफेक्टिव कैसे निकलेगा पहले तो ये बताएं। वन बाई आर इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, ठीक। ये दोनों पहली बात तो पैरेलल में है, कैसे कह सकते हैं, क्या ऊपर वाला कंडक्टर बाहर वाला उसके में भी वही टेम्परेचर डिफरेंस और अंदर वाले में भी, और जब टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो और दो अलग अलग रास्ते में हीट जाए तो फिर वो कौन सा कहलाता है, पैरेलल। पैरेलल के लिए हमने 1/R इफेक्टिव इक्वल टू क्या पढ़ा है, 1/R1 प्लस 1/, तो R1, चलो ये नीचे वाला अंदर वाला R1 क्या लिखा जाएगा, ये लेंथ दी जाएगी क्वेश्चन में, L अपॉन K1 इंटू, अच्छा रेडियस मुझे देना पड़ेगी, तो एक की रेडियस A मान लो और दूसरे की रेडियस B मान लो। K1 मैंने अंदर वाले का बोला है, ये K1 है, इसका एरिया क्या, पाई ए स्क्वायर, फिर L अपॉन K2 इंटू, बात क्लियर है, बस इससे आर इफेक्टिव आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कुछ और बोला जाए। अब हीट के दो कंडक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं या दो रजिस्टर इन्वॉल्व हो गए, जो भी कहने का मन करे, एक अंदर वाला और एक कॉन्सेंट्रिक बाहर वाला। दो सिलेंडर इन्वॉल्व हो गए, एक हॉलो और एक सॉलिड। तो ये हॉलो वाले का रजिस्टर है और ये बाहर अंदर वाले का रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है। बात क्लियर है या किसी को कोई डाउट है तो बताएं। हाँ कर सकते हैं, तो एरिया क्या लेते, पाई बी स्क्वायर लेते, बिल्कुल। इसमें के इफेक्टिव की बात हो सकती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अगर इसी के आइडेंटिकल हमें एक शेप मानना हो यूनिफॉर्म के का, तो उसका रेडियस क्या लोगे, जो देखने में इसके जैसा लगे। तो देखने में इसके जैसा लगे तो कितनी रेडियस का लोगे, बी रेडियस का, और कितनी लेंथ का, तो लेंथ तो सबकी सेम है। तो अगर इसी में एक लाइन और आगे बढ़ाई जाए तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन के इफेक्टिव। एक मिनट, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, L बाई के इफेक्टिव। तो L की जगह क्या आएगा, L, K की जगह क्या आएगा, के इफेक्टिव, और एरिया की जगह क्या आएगा, पाई बी स्क्वायर, बराबर जो कुछ लिखा है वो लिखा रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, के इफेक्टिव पूछा जाए अगर तो। हालांकि ये ऊपर चला जाएगा K1 A स्क्वायर अपॉन L, ये भी तो ऊपर चला जाएगा।
पाई नहीं कट पाएगा। ठीक है, क्या समझ गया यार के इफेक्टिव कैसे निकाला जा सकता है? ये कॉन्सेंट्रिक हो गया यार, ये क्या था, मैं यहाँ बिगड़ चुका है, मैं फिर से बना देता हूँ। ऐसा एक सेमी सर्कुलर थर्मल कंडक्टर है और उसके साथ अटैच्ड एक ये है, ये ए रेडियस का सेमी सर्किल है। ठीक है, ए रेडियस का ये सेमी सर्किल है, तो ये कितनी लेंथ का हो गया? चलो मैं इसका पूरा लेंथ दे देता हूं एल, ये एल लेंथ का हो गया। अच्छा, यहां क्या मेंटेन रखा है? टी हॉट, और यहां क्या मेंटेन रखा है? टी कोल्ड। तो यार हीट इस रास्ते भी जाएगी और हीट इस रास्ते भी जाएगी, तो ये दोनों रास्ते, मान लीजिए ये K1 दिया है और ये K2 दिया है, तो दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में हो गए? पैरेलल हो गए। तो क्या इसका आर इफेक्टिव लिख पाएंगे? क्या लिखेंगे आर इफेक्टिव? 1 बाई आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R1 क्या? चलो इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, बोल दो। L बाई K1 A, एरिया ऑब्वियसली ए मेंशन किया जाएगा, इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, सेम है, ये मेंशन किया जाएगा। R2 क्या लिखा जाएगा? K2 इंटू, देखो यार दो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों के एक जैसे हैं, तो K2A, लेंथ इसका अलग है। बता, यहां हीट चलेगी तो कितनी लंबाई चलेगी? पाई इंटू रेडियस, और रेडियस कितनी? ये ध्यान दे जरा, बताओ ये कितनी रेडियस का सर्किल हो गया? L/2 का ना यार, तो इसका रेडियस पाई आर होता है कि नहीं? तो पाई इंटू क्या? L/2, ऐसे आर इफेक्टिव आएगा। हाँ पूरी लेंथ तो ले रहे हैं। पाई आर, जहां पे आर की जगह क्या लिखना है? L/2। अरे पाई आर नहीं समझ आ रहा क्या? 2 पाई आर का आधा पाई आर। तो यार कमरे पे हम लोग जिस कमरे में रहते हैं, जनरली गर्मी के दिनों पे छत का टेम्परेचर ज्यादा होता है और कमरे के अंदर का टेम्परेचर कम होता है। और किसी ने अगर छत पे 2 लेयर बना रखी हैं, आमतौर पे छत पे एक ही लेयर होती है कंक्रीट की, बट कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए क्या कर लेते हैं, एक ब्रिक की लेयर और बिछा देते हैं। तो ये ब्रिक की लेयर है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम होती है, नहीं काफी ज्यादा होती है। ब्रिक मतलब ईंटें,
और कंक्रीट में किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है? कंक्रीट। कंक्रीट मतलब हीट को जल्दी अलाउ करता है नीचे आने के लिए। लेकिन ब्रिक की लेयर, लेकिन ब्रिक का अगर कोई छत बनाता है तो वो कमजोर बनती है। तो इसने क्या किया, समझदारी काम, दोनों फायदे उठाए हैं, मजबूती देने के लिए कंक्रीट और हीट रोकने के लिए ब्रिक। ऐसा लोग करते हैं कि ऊपर ब्रिक की लेयर बिछा दी, उसका थर्मल कंडक्टिविटी आमतौर पे क्या होता है, K2 ज्यादा होता है K1 से। ब्रिक, ये ब्रिक की लेयर है, ज्यादा होता है कम होता है? कम होना चाहिए, तब थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, थर्मल रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। खैर, तो मुझे बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, कैसे बन गया? बताओ हीट कहां से कहां आ रही है? हीट बाहर से अंदर आ रही है? नहीं, तो क्या जो हीट ब्रिक एब्जॉर्ब करेगी वही नीचे पहुंचाएगी? तो क्या ब्रिक से पास करने वाली हीट और नीचे कंक्रीट से पास करने वाली हीट सेम होगी कि अलग अलग? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, बताएं कौन सा कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। हीट बाहर से अंदर जा रही है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। बात क्लियर है? तो आर इफेक्टिव कैसे लिखा जाएगा? R1 प्लस R2। R1 क्या, इसकी थिकनेस दी जाएगी, मोटाई। यार इस बार हीट की मोटाई, इसकी मोटाई ही लेंथ है, तो यार R1 क्या, x अपॉन K1A, और दूसरा क्या x1 था, ये x2 अपॉन K2A। एरिया क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आर इफेक्टिव आ जाएगा कि नहीं? अगर मुझे पता हो ये कितने डिग्री पे है और कमरा अंदर का कितने डिग्री पे है, तो हम क्या पूछे, कितनी हीट अंदर आ रही, H कैसे निकाल लोगे यार? डेल्टा T अपॉन आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव यहां से आ ही रहा है, क्या जनता समझ पा रही है? नोट कर लिया भाई लोग? कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर वाला हो चुका है, ये मैंने वहां बना दिया है, इसलिए अभी कुछ छूटा नहीं, केवल ये नोट करना है। आइस बॉक्स जिसमें आइसक्रीम रखी जाती है, उसके अंदर हीट कहां से आती है? बाहर से, बाहर सराउंडिंग है। तो उसका डिस्कशन इसका डिस्कशन बिल्कुल सेम है। यहां मैंने एक दीवार बनाई है और आइस बॉक्स के चारों तरफ 6 दीवारें हैं। वैसे तो कमरे की भी 6 दीवारें हैं, लेकिन आमतौर पे हम अगल बगल की दीवारों को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो भी किसी और का कमरा होता है। लेकिन आइस बॉक्स जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है, वो क्या अपने बॉक्स के 6 तरफ से हीट को अंदर आना अलाउ करता है कि नहीं? अभी वो सटा के बगल वाली आइसक्रीम से खड़ा हो जाए तो अलग बात है, नहीं, चारों तरफ से, यानी चारों तरफ नहीं, 6 तरफ से। कितनी दीवारें होती हैं एक आइस बॉक्स की? 6 दीवारें होती हैं। यानी अगर कोई पूछे यार उसके आइस बॉक्स का रेजिस्टेंस क्या है, तो तुम क्या लिखोगे यार? ये एक दीवार का रेजिस्टेंस है। वैसे 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 तो उसमें कंक्रीट और 2 लेयर थोड़ी होंगी, एक ही लेयर होगी। तो पहले तुम एक रेजिस्टेंस लाओगे, दैट विल बी R बाई के, L बाई के या X बाई के, और फिर उसका क्या कर दोगे, 6 गुना। यार अब आइस बॉक्स में कभी कभी ऐसा होगा, आइस बॉक्स मतलब ऐसा कोई कमरे जैसी चीज जिसमें कितनी दीवारें हैं, सही नहीं बना?
कैन यू इमेजिन ऐसी आइस। तो यार इसकी थिकनेस ये x दिया जाएगा, x, और क्या दिया जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा x अपॉन k इंटू एरिया। अब एरिया आमतौर पे अगर क्यूबिकल है तो एरिया ठीक ही ठीक है, बना यार ये एरिया हर दीवार का, दो दीवारों का एक जैसा होगा नहीं, इसका और इसका एरिया इसका सेम होगा और इधर वाले का अंदर वाले, फिर 6 दीवारों का अलग अलग सोचना पड़ेगा, ऐसा मुश्किल ही है यार वो। तो ये एरिया निकालना तुम्हें आता है भाई। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा, जैसे मैं कह दूं यार ए बी और सी ये 3 डायमेंशन दी हो, तो पूछे इस दीवार का एरिया क्या होगा, इस दीवार का BC। तो फिर यार तुम्हें 6 दीवार के लिए R इफेक्टिव क्या लिखना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और फिर वो इंटू 2 करना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड सोचता हूं, तो इसका बस क्या कर देना है 6 गुना। x क्या है यहां पर, थिकनेस, a क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन नहीं, a एरिया है, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, और k क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, सबको पता है। तो ये उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो अगर तुम आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे काम का है। बड़ा बिजनेस है भाई, काफी बड़ा बिजनेस है। तुम्हें थर्मल कंडक्टिविटी कंपेयर करना आना चाहिए। तो एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन की बात हम लोग करने वाले हैं, दो थर्मल रजिस्टर के बीच का टेम्परेचर पता करना। इसका टेम्परेचर T हॉट है, इसका T कोल्ड है, और इसका TJ है, TJ फॉर जंक्शन। ये लंबाई L1 है, ये लंबाई L2 है। यहां एक जंक्शन किसी ने इमेजिन किया है, हो चाहे ना हो, बस इमेजिन किया कि इस लेयर का टेम्परेचर हमें पता करना है। हो सकता है इधर का मटेरियल अलग हो सकता है सेम भी हो, ठीक है, जनरली अलग ही अलग होगा। और क्या पता करना है, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है सीधे, तो जितना हीट यहां से ट्रेवल करेगा उतना ही यहां से ट्रेवल करेगा। क्या मैं कह सकता हूं ये H1 और H2 क्या होगा, बस तुम यार H1 H2 सेम लगा दो, उसके बाद तुम्हें आंसर खुद मिल जाएगा। मुझे बताओ H1 क्या लिखोगे, क्या बता, TH माइनस TJ, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। हमेशा हाई से कम घटाना है, तो सबसे हाईएस्ट में से T जंक्शन अपॉन R, और R की जगह क्या लिखोगे, L1 अपॉन K1A, है ना। ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अब बता H2 क्या लिखोगे, अब TJ और TC में कौन ज्यादा होगा, तो TJ हमेशा ज्यादा से कम घटाना है, अपॉन TC अपॉन क्या, L2 बाई K2A। तो क्या इस पूरी लाइन में तुम देखोगे यार बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, K तो जनरली सेम ही रहता है, तो बचेगा केवल एक अननोन बचेगा, क्या, TJ। उसको खिसका के इधर उधर लाओगे, फिर सॉल्व करके TJ आ जाएगा। क्या मैं उसको फॉर्मूले के लुक में लिखूं, ठीक, बहुत बढ़िया। उसी का यार एक बड़ा भाई क्वेश्चन है, ये त्रिशूल टाइप का। ये L लेंथ का रॉड है, ये L/2 लेंथ का, और यहां भी L/2 लेंथ का। तो ये भी कितनी लेंथ का हो गया, चलो इसको मैं L कह रहा हूं। अब कितना हो गया, यहां से यहां कितना हो गया, तो यार टेम्परेचर ऑफ B का बताना है, TB बताना है। कैसे बताओगे यार, लॉजिक समझ लें, बस लॉजिक समझ लें, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। देखो इनमें कोई एक टेम्परेचर हायर मोस्ट मान लो, वैसे तो दिया जाएगा, मैं T1 को हायर मोस्ट मान लूं, तो क्या यहां से जो हीट चलेगी वो दो में स्प्लिट होगी, इधर वाले हिस्से से H1 जाएगा और इधर वाले हिस्से से
तो बस लॉजिक क्या है, H बराबर क्या, अब बस तुम लिख दो, तुम्हें खुद दिखने लगेगा आंसर कैसे निकाला जाएगा। यहां से निकल के हीट, ये पता है कौन सा लॉ है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ है, जितना आएगा उतना जाएगा, जितना करंट आया है उतना करंट दो में स्प्लिट करेगा। तो ये एल दिया ना, एल दिया है, हाँ हाँ। क्या इसकी अगली लाइन लिख पाएगी जनता? हाँ एक ही मटेरियल है, के को इक्वल मान लें, सबकी थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखी है। तो बता H इधर से पास करने वाला है, तो लंबाई कितनी, L, इसका भी थर्मल कंडक्टिविटी K है और एरिया क्या है, A है। एरिया सबका एक जैसा है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका A है। H1 इधर से जाने वाला और H2 इधर, सेम ही तो होगा यार दोनों, नहीं नहीं अलग अलग होगा, नहीं ये T2 है ये T3 है। H1 मुझे क्या लिखना चाहिए, TB और T2 में कौन ज्यादा होगा, TB, तो लिखेंगे TB माइनस T2 अपॉन रेजिस्टेंस, प्लस यहां से यहां तक क्या हीट जाएगी, TB माइनस T3 बाई रेजिस्टेंस, ये होगा 3L/2 अपॉन K और ये होगा 3L/2 अपॉन K। देख ले आराम से, क्या इस पूरी लाइन में केवल और केवल क्या अननोन है, TB अननोन है, सॉल्व होके TB आ जाएगा। क्या TB निकालना सीख गए यार तुम लोग? ये लंबाई L है ना, तो T1 माइनस TB अपॉन L अपॉन K। T1 माइनस TB अपॉन, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ इधर की हीट एक बार में लिखी जा सकती है, यहां स्प्लिट हो गई ना, जो हीट यहां इतने में जा रही है वो दो में स्प्लिट हो गई, इसलिए हम इतने का अलग लिख सकते हैं, इन दोनों का अलग लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएंगी तो हम लगा सकते हैं, एल्जेब्रिक भी दिया जाए तो सॉल्विंग हो चुकी है। क्या इससे क्या पता चल रहा है, खत्म हो गया, सॉल्व होके क्या आंसर आया, टीबी का आंसर सॉल्व होके आया है कुछ बढ़िया सा, है इतना भी बढ़िया नहीं आएगा यार। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करो, मैंने शीट दे रखी है, सभी लोग करके लाएंगे, जो फंसेगा बताया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग रेडी